So hello students, welcome back to the part 2 of this video. Now we'll continue with our waves. When you are playing throw ball on the beach and the ball falls into the water, what happens? It is fun to watch how the ball gets washed back to the shore on the waves when the water on the surface of the ocean rises and falls alternately. They are called waves. अब कभी बीच पे थ्रो बॉल खेला होगा तो बीच पानी में चली जाती है बॉल और फिर क्या होता है वो धीरे धीरे वापस से आ जाती है. इट इज फन टू वॉच हाउ द बॉल गेट्स वॉश बैक टू द शोर ऑन बाय द वेव्स की वेव्स के साथ वो वापस से शोर पे आ जाती है अपने आप. तो वो क्यों आती है? अब वाटर वाटर आता है और फिर वापस से चला जाता है. वाटर का लेवल राइज होता है फिर फॉल होता है. वेव्स कैसे आती है? हम जब बनाते हैं वेव्स तो ऐसे ऐसे बनाते हैं. तो वॉल वाटर वाटर का राइज मतलब वाटर ऊपर उठा, लेवल उसका ऊपर उठा फिर नीचे गिर गया, ऐसे ही फिर ऊपर उठा फिर नीचे गिर गया. अब ये चलता रहेगा. ऐसे ही हमारी बॉल यहाँ पे है तो वो हमारी बॉल कहाँ पहुंचेगी? back at the shore. Now, during a storm, the winds blowing at a very high speed form huge waves. अब सपोज बहुत तेज हवा चल रही है तो एकदम बहुत बड़ी बड़ी वेव्स बन जाएंगी. अगर कभी बहुत कम चल रही है तो एकदम धीरे 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 छोटी छोटी वेव्स बनेंगी. तो ये चलता रहेगा. ये तो नॉर्मल प्रोसेस है. These may cause tremendous destruction. अब कभी बहुत बड़ी बड़ी वेव्स आ रही हैं तो आपने उसमें देखा होगा किसी रील में, किसी उस पे वीडियोस में या फिर किसी मूवीज में कि क्या होता है. अरे, let me- जैसे वेव्स हमारी आ रही हैं, वेव्स ऐसे आ रही हैं आराम से धीरे 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 बड़ी हो रही है बड़ी हो रही है, फिर ये जब स्ट्रक करती है तो ऐसे हो जाती है कुछ. एकदम बहुत बड़ी सी वेव हमारे शोर पे आती है और इससे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है. जो लोग आसपास रहते हैं उनको दूर जाना पड़ता है, अपना घर छोड़ना पड़ता है, उनका घर डिस्ट्रॉय हो जाता है. एन earthquake, a volcanic eruption or underwater landslides can shift large amounts of ocean water. As a result, huge tidal wave called tsunami that may be high as 15 meter is formed. अब अर्थक्वेक, अब वॉल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स कैसे कॉज करेंगे? सपोज हमने पढ़ लिया था कि नीचे क्या होता है, हमारा प्लेन नहीं है. ऐसे नहीं है कि हम फुटबॉल खेल रहे, नीचे इतना ज्यादा हमारा ओशन नहीं है, प्लेन नहीं है. नीचे भी क्या है ओशन वाटर के? पहाड़ है. तो सपोज यहाँ पे कोई पहाड़ आके गिरा, सपोज ये कुछ लैंडस्लाइड हुआ, ये गिर गया यहाँ पे. अब ये गिरा तो ये प्रेशर से गिरेगा. अब अगर कोई सपोज नॉर्मल माउंटेन पे एकदम कुछ गिरता है तो एकदम प्रेशर होता है, एकदम रोड्स नीचे चली जाती है. क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रेशर लगाते हैं. जब वो एकदम गिरता है तो क्या होता है, नीचे एकदम फोर्स लगाता है. वो इस फोर्स से क्या होगा, पानी क्या होगा, यहाँ के इसके जो ऊपर पानी होगा वो क्या ऊपर उठेगा. ये एकदम नीचे गिरा, पानी डिस्प्लेस हुआ और ऊपर उठा. तो इससे क्या होता है, कभी कभी जब बहुत बड़ा पत्थर गिरता है तो बहुत बड़ी बड़ी लैंडस्लाइड्स क्रिएट हो जाती, बहुत बड़ी बड़ी वेव्स क्रिएट हो जाती है एंड दिस कैन बी डिजास्ट्रस. ऐसे ही अर्थक्वेक आता है. अर्थक्वेक क्या, सपोज नीचे की धरती क्या हुआ, हिली एकदम, एकदम अर्थक्वेक हुआ, कंपन आया एकदम अर्थक्वेक, तो एकदम हिला तो ऐसी वाटर भी हिलेगा. और कभी कभी एकदम बहुत तेज अर्थक्वेक आता है तो एकदम पानी बहुत ज्यादा ऐसे ही ऊपर उठता है. अब ऐसे ही वॉल्केनिक इरप्शन से होता है, कोई चीज एकदम पानी के नीचे इरप्ट कर जाए, क्या होगा, पानी बहुत ज्यादा डिस्प्लेस होगा. इस वजह से भी क्या होता है, अर्थ वो सुनामी आ जाती है. नाउ द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वाज 150 मीटर हाई. सपोज 150 मीटर हाई, एकदम इमेजिन करो कितना ऊंचा पानी. These waves travel at the speed of 700 किलोमीटर पर आवर. अब इतनी बड़ी वेव जब स्टिक हो वो होगी, जब ये आके लग गिरेगी, जब कोस्ट पे आके, जहाँ पे घर कोस्ट पे आके कितना ज्यादा डैमेज करेगी. Now the tsunami of 2004 caused widespread damage in the coastal areas of India and the Indira Point in Andaman and Nicobar.
गॉट सबमर्ज्ड आफ्टर द सुनामी। जो एक पहले अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, आप लोगों को पता है ना कहाँ पे है? इंडिया का मैप है, इस तरफ हमारा बे ऑफ बंगाल की तरफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। और लक्षद्वीप कहाँ पे है? यहाँ पे लक्षद्वीप है, ये रहा लक्षद्वीप। एंड दिस इज आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड यहाँ पे। ठीक है, वहां पे हिट हुई थी तो वहां पे एक छोटा सा पॉइंट था, इंदिरा पॉइंट, वो सबमर्ज हो गया था। छोटा सा आइलैंड था इंदिरा पॉइंट के नाम से, वो सबमर्ज हो गया था, इतना तेज हिट हुआ था पानी। अब है सुनामी, द अर्थ पेंडेमोनियम। सुनामी और a harbor wave struck havoc in the Indian Ocean on 26 December 2006। यही की बात है जब हमारा जो इंदिरा पॉइंट है वो सबमर्ज हो गया। The wave was a result of the earthquake that had its epicenter close to the western boundary of Sumatra। वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ सुमत्रा के पास, मीन्स यहाँ पे कहीं आया था हमारा बे ऑफ बंगाल वाली साइड, वहां पे स्टक हुआ था। अब ये कह रहे हैं एपिसेंटर, एपिसेंटर क्या है ये? सपोज हमारा ये अर्थ है, लेट मी जस्ट रीड्रॉ इट। सपोज दिस इज अ अर्थ, यहाँ पे हमारा अर्थक्वेक आया सपोज, दिस इसको क्या कहेंगे? फोकस। इस पॉइंट को क्या कहेंगे? जिस पॉइंट पे अर्थक्वेक आया उसको क्या कहेंगे? फोकस। और अगर इसकी मैं स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर दूं तो जो बिल्कुल स्ट्रेट होगा ऊपर अर्थ के सरफेस पे, इस पॉइंट को क्या कहेंगे? एपी सेंटर। तो याद रखना एपी सेंटर किसको कहते हैं? जहां पे अर्थक्वेक आया है उसके, अर्थक्वेक कोई ग्राउंड पे तो आएगा नहीं, अर्थक्वेक आएगा तो अर्थ के अंदर ही। तो अर्थक्वेक जिस पॉइंट पे आया, जब वो हम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे उससे, तो जो सरफेस पे जो पॉइंट होगा उसको हम कहेंगे एपी सेंटर। तो एपी सेंटर कहाँ पड़ा था उसका? सुमित्रा के पास। नाउ द मैग्नीट्यूड 9.0 रिक्टर स्केल का था। 10 एकदम हाई, मतलब 1 सबसे डिक्रीज, सबसे कम मैग्नीट्यूड होता है, 1 2 3 4, जैसे जैसे वो बड़ा होता रहता है वैसे वैसे बहुत ज्यादा एनर्जी वाला होता है वो। तो 9.0 रिक्टर स्केल का इतना ज्यादा मैग्नीट्यूड का जब अर्थक्वेक आया तो इंडियन प्लेट वेंट अंडर द बर्मा प्लेट। देयर वाज अ सडन मूवमेंट ऑफ सी फ्लोर कॉजिंग द अर्थक्वेक। अब दो प्लेट्स हैं हमारी, एकदम अर्थक्वेक गिरी तो एक क्या हुआ, एकदम ये नीचे गिरा। अब ऐसे दो प्लेट आपस में है, एक प्लेट क्या हुआ, सम ऐसे एक प्लेट ऊपर उठ गई, ऐसे एक प्लेट ऊपर उठ गई, एक प्लेट नीचे गिर गई। तो इस वजह से एकदम डिस्प्लेस हुई ना वो अपनी मतलब अपनी पोजीशन से, वो जैसे ही हिली वैसे ही पानी क्या हुआ, ऊपर पानी था, ओशन के ऊपर हुआ ये, ऐसे वैसे ही पानी डिस्प्लेस हुआ। और इतना ज्यादा एनर्जी थी, इतना ज्यादा डिस्प्लेस हुआ पानी की, बहुत ज्यादा उसने हेवॉक क्रिएट करा। नाउ द ओशन वाटर वॉज डिस्प्लेस्ड बाय 10 to 20 मीटर से पानी डिस्प्लेस हो गया। टू फिल द गैप इन वॉज क्रिएटेड बाय द, अब जैसे कोई चीज नीचे एक ऐसे है और एक ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे, अब ये अगर एकदम नीचे गिरेगी तो यहाँ पे इसको भरने के लिए पानी आएगा एकदम से। तो इतना ज्यादा पानी आया, और जितना पानी नीचे होता है ना, जितना पानी नीचे उतना ही फोर्स वो ऊपर से जाएगा फिर। तो यही क्रिएट हुआ, यही हुआ बिल्कुल सेम। तो tilted towards the downward direction में वो आया पानी। Now the huge mass of ocean water flowed to fill the gap that was created by the displacement. This marked the withdrawal of the water mass from the coastline to the land mass in the, अब जब नीचे गिरा ये, जब पानी कहाँ से आएगा, शोर पे पानी था तो वो धीरे, शोर मतलब सारा पानी तो आया, तो शोर पे पानी क्या हुआ, पीछे खिंचने लगा, जब पीछे वो आने लगा। अब वो पीछे जब आने लगा तो लोगों को लगा कि अरे, तो वो और ज्यादा कहाँ पे आ गए, वो कोस्ट पे आ गए, और ज्यादा वो नीचे उतर गए, और विद इन मिनट्स वो वापस से पानी गया, और बहुत ज्यादा उसने, बहुत ज्यादा लोगों की डेथ हुई, क्योंकि उनको पता नहीं था, वो एकदम जब पानी नीचे जाने लग गया वो और दूर 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 तक जाने लग गए। दिस मार्क द विड्रॉल ऑफ द वाटर फ्रॉम द कोस्ट लाइन। अब ये पानी है, यहाँ पे गड्ढा हो गया, तो सब जगह से, सब डायरेक्शन से पानी इधर मूव करेगा, ठीक है, वही हुआ, यहाँ सब जगह से पानी यहाँ पे मूव होने लग गया। नाउ आफ्टर थ्रस्टिंग ऑफ द इंडियन प्लेट बिफोर, बिलो द बर्मा प्लेट, द वाटर
मास रश्ड टुवर्ड्स द, अब वापस से वो जब थर्स्टिंग विलो हो गया, वापस से गया, तो सुनामी बहुत तेज आई उस समय, कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ कमर्शियल एयरक्राफ्ट। जैसे एयरक्राफ्ट इतनी स्पीड से जाता है वैसे ही सुना वेव्स गई उतनी स्पीड से, तो लोग जितने में लोग समझ पाते कि क्या हो रहा है, उन्होंने वेव देखी, वो इतनी जल्दी अब रिएक्ट ही नहीं कर पाए और वो हिट कर दी उसने, कंप्लीटली वॉश्ड अवे some of the islands in the Indian Ocean. The Indira Point in the Andaman and Nicobar Island that marked the southernmost point of the India got completely submerged हो गया वो. As the wave moved from earthquake epicenter from Sumatra towards the Andaman Islands in Sri Lanka, the wavelength decreased with the decreasing depth of water. अब अंडमान एंड निकोबार पे तो हुआ, बट जो इंडियन शोर है और जो श्रीलंका है, श्रीलंका पता है ना सबको, छोटा सा जो मैप में दिखता है हमें, उस पे ज्यादा फर्क नहीं आया, क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा, एनर्जी उसकी कम होती रहेगी, डेप्थ ऑफ वाटर कम होती रही तो उसकी एनर्जी कम होती रहेगी. Tsunami waves travel up to a depth of 3 kilometers from the coast, killing more than 10,000 people and affecting, sorry, more than lakh of houses. तो बहुत ज्यादा लोगों की डेथ हुई. अब मैंने बताया ना कि लोगों ने देखा कि ये क्या हो रहा है, तो वो और नीचे चले गए, तो ऐसे बहुत ज्यादा लोगों की डेथ भी हुई और बहुत ज्यादा उनके घर भी सब खत्म हो गए. नाउ इन इंडिया द वर्स्ट अफेक्टेड वर द कोस्टल एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. सब यही चीजें थी. और ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, ये सब क्या हुआ, सदर्न की स्टेट्स है ना हमारे इंडिया की, सदर्न की स्टेट्स हैं. While the earthquake cannot be predicted in advance, it is possible to give a 3-hour notice of a potential tsunami. Such early warning systems are in place across the Pacific Ocean but not in Indian Ocean. अब क्या है, हम अर्थक्वेक का तो टाइमिंग नहीं बता सकते, किसी को क्या पता क्या हो रहा है अर्थ के नीचे, बट हम क्या कर सकते हैं, इसको सुनामी को रोकने से हम एक वार्निंग सिस्टम लगा सकते हैं कि 3 आवर पहले ही हमें पता लग जाए कि सुनामी आ रही है, ताकि हम लोगों को वहां से हम वहां से लोगों को हटा सकें, ताकि कम से कम लाइफ्स ना जाएं, कोई भी किसी की डेथ ना हो. अब ऐसा पैसिफिक ओशन में है, मींस अमेरिका साइड तो है, पैसिफिक ओशन इज हियर, दिस इज पैसिफिक, दिस इज पैसिफिक, मीन्स रशिया चाइना के, कैन से रशिया चाइना और जो अमेरिका की जो बीच में पड़ता है वो हमारा पैसिफिक ओशन होता है. एंड दिस इज आर इंडियन ओशन, दिस इज इंडियन ओशन. तो ऐसी वार्निंग सिस्टम इंडियन ओशन में नहीं है, बट इट इज इन पैसिफिक ओशन है, तो हमें इंडियन ओशन में भी ऐसी चीजें करनी चाहिए ताकि लोगों की कम डेथ हो, पता लग जाए हमें पहले से ही. सच वार्निंग सिस्टम्स आर इन प्लेस अक्रॉस पैसिफिक ओशन में है, बट इंडियन ओशन में नहीं है ये, क्योंकि सुनामीज के बहुत रेयर होती है इंडियन ओशन में, नॉर्मली नहीं आती है सुनामीज, बहुत कम होता है ऐसा कि सुनामीज आ रही है. Now the tsunami that ravaged the South and Southeast Asia coast in December 2004, it is most devastating tsunami in several hundred years. Means बहुत ज्यादा खतरनाक थी ये, सबसे ज्यादा जिसने तबाही मचाई थी वैसी थी ये. The large damage caused by life and property was primarily a result of lack of monitoring the early warning system knowledge among the coast dwellers. अब ये क्या कह रहे हैं कि ज्यादा नहीं आती है इंडियन ओशन में, तो क्या लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि पानी वापस जा रहा है, फिर एकदम वो बहुत ही तेज स्पीड में आएगा पानी, तो लोगों को पता नहीं था. अर्ली वार्निंग सिस्टम की ऐसे कोई इंडियन ओशन में है नहीं, इसलिए बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा तबाही मची. अगर ये सब होता तो हो सकता है कम लाइफ जाती, कम तबाही मचती. The first indication that tsunami is approaching is the rapid withdrawal of water from the coastal region. एक सबसे पहली वार्निंग जो सुनामी होने से पहले आती है. अब मैंने क्या कहा, सुनामी कोई पानी तो बनाएगी नहीं, ओशन की कहाँ से लाएगी इतना पानी, तो वो आसपास का पानी ही खींचती है. तो अगर सपोज सुनामी आने वाली होती है तो क्या होता है ना, कोस्ट से पानी पीछे खींचने लग जाता है, क्योंकि वो क्या एकदम साइलेंटली जाएगा और एकदम डिवास्टेटिंग फॉर्म में वो वापस आता है पानी पे. तो एक सबसे अर्ली वार्निंग क्या है कि जैसे ही सुनामी आने वाली होती है, कोस्ट से पानी कम होने लग जाता है, पीछे खींचने लग जाता है.
So when this happened on the coast, instead of people going to high ground, they started assembling at the coast to view the miracle. और मैंने क्या बताया था कि लोगों ने क्या करा, ये चीज देखने के लिए कि कैसे पानी वापस जा रहा है, वो पीछे तो नहीं गए और वो और नीचे आ गए। इससे और बहुत ज्यादा हमारी बहुत ज्यादा लाइफ गई। अगर लोग पीछे चले जाते, अगर पता होता उनको, अब क्या है नया भी था इंडियन ओशन में तो लोगों को पता भी नहीं था, सो वी कैन नॉट ब्लेम देम ऐसे। अब टाइड्स क्या होती है? द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस अ डे इज कॉल्ड टाइड। टाइड क्या होता है? राइज और फॉल होता है ओशन वाटर, दिन में 2 बार होती है ये प्रोसेस। एक बार ऊपर उठता है पानी, सपोज दिस इज अ नॉर्मल लेवल ऑफ वाटर, एक बार ऊपर उठेगा इतना हो जाएगा, फिर एक बार नीचे हो जाएगा पानी, लो टाइड। फिर थोड़ा टाइम नॉर्मल रहेगा, फिर हाई टाइड, फिर लो टाइड, ऐसे होता रहता है। द हाई टाइड में वाटर अपना हाईएस्ट लेवल रीच करता है और लो टाइड में वाटर अपना लोएस्ट, तो दिस इज हमारे लो टाइड हो गया एंड दिस इज आर हाई टाइड। तो हाई टाइड में वाटर अपना एकदम हाईएस्ट पॉइंट करता है, डे में तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट होता है, डे में 2 बार होगा ये, डे में जो हाईएस्ट पॉइंट होगा। ऐसे ही जब लो टाइड होता है तो एकदम लोएस्ट पॉइंट वो लेता है। अब क्यों होता है ऐसा? जो Now the strong gravitational pull exerted by sun and the moon on the earth's surface causes the tide. टाइड कैसे होता है? ग्रेविटेशनल। अब ग्रेविटेशन पता है ना, पुल, सबको ग्रेविटेशन पुल सबने साइंस में पढ़ लिया होगा। Gravitation pull exerted by sun and the moon on the earth's surface causes the tide. Now the water of the earth closer to the moon gets pulled under the influence of the moon's gravitational force and causes high tide. अब क्या होता है, ये जब सन यहाँ पे है और मून यहाँ पे है, ठीक है, चलो पहले हम पढ़ लेते हैं पूरा, तब मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज, द सन मून एंड अर्थ आर इन सेम लाइन, द टाइड्स आर हाईएस्ट, दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड क्या होता है? सपोज मून यहाँ पे है, अर्थ यहाँ पे है और सन यहाँ पे है, ये 2 बार होगा, मतलब एक बार होगा पूरे मंथ में। तो अब यहाँ पे है, अब ये मून भी पानी को पुल कर रहा है और सन भी पानी को पुल कर रहा है। ये पानी है तो पानी को दोनों पुल कर रहे हैं, मून की ग्रेविटेशन फोर्स भी पुल कर रही है और सन की ग्रेविटेशन फोर्स भी पुल कर रही है, तो एकदम बहुत ज्यादा होगा ये, एक जगह पे बहुत ज्यादा को, तो हम उसको स्प्रिंग टाइड कहते हैं। और इसी टाइम पे सबसे ज्यादा देखने को मिलती है जब वो सेम लाइन पे होते हैं। But when moon in its first and the last quarter, the ocean water gets in diagonally opposite direction to gravitation, resulting in low tides. इस टाइड्स को कहते हैं हम मीप टाइड्स। मीप टाइड क्या होता है? अब सपोज सन यहाँ पे है, मून यहाँ पे, ये यहाँ से उठाएगा, ये यहाँ से उठाएगा। अब सपोज सन, सन की ऑब्वियसली ज्यादा होगी, पर सन तो बहुत दूर है, दूर है ना सन मून से, तो मून पास है, कम है मून की, फिर भी क्योंकि मून पास है तो ये क्या होगा, एक यहाँ से भी लगाएगी। एक सपोज एक आपका फ्रेंड है, ठीक है, आप यहाँ से भी पुल कर रहे हो उसको और यहाँ से भी पुल कर रहे हो, तो कहाँ जाएगा वो? कहीं, पानी कहाँ जाएगा? कहीं भी नहीं जाएगा ऐसे, अगर इन दोनों की इक्वल फोर्स है। तो इसमें सबसे कम हमारा पानी मतलब ऊपर उठता ही नहीं है, इस वजह से। क्यों? क्योंकि दोनों ऐसे डायगनली अपोजिट, ऐसे अपोजिट कर रहे हैं। बट एक अगर यहाँ पे है आपका फ्रेंड, आप यहाँ पे हो, आपका फ्रेंड यहाँ से खींच रहा है और एक और आपका फ्रेंड यहाँ से खींच रहा है, तो अब आप ज्यादा, अब आप क्या होगा, बहुत ज्यादा हम आगे बढ़ जाएंगे। तो क्या, जब मून यहाँ पे होता है, सन यहाँ पे होता है और हम यहाँ पे हैं, मतलब अर्थ यहाँ पे है, और दोनों सेम डायरेक्शन में हमें ऐसे पुल कर रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो हम बहुत ज्यादा पानी हमारा इधर को चला जाएगा। तो उसको क्या कहते हैं हम? स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड में सबसे ज्यादा हमारी टाइड होती है। अब इसमें क्या होगा, जो डायगनली अपोजिट है इसमें तो कुछ भी नहीं होगा, इधर भी सेम लग रही है, इधर भी सेम लग रही है, तो इसमें ऐसा कोई फर्क नहीं आएगा। तो अब हम एक बार और पढ़ लेते हैं फिर से। नाउ द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल exerted by the sun and the moon on the earth's surface causes the tide. The water of the earth closer to the moon gets pulled under the influence of the moon. moon की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से क्या होगा, पानी उठेगा, और इसकी वजह से क्या होगा, हाई टाइड होगा। अब ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज, जब तीनों एक ही लाइन में होते हैं,
सेम लाइन, तो टाइड्स हाईएस्ट होती है, यहाँ पे भी हाईएस्ट होंगी और यहाँ पे भी हाईएस्ट होंगी। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से पुल कर रहा है तो यहाँ का पानी ऊपर उठेगा, ये यहाँ से पुल कर रहा है तो यहाँ का पानी ऊपर उठेगा। अब ऐसे ही इसमें यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं तो पानी ऊपर उठेगा। बट इस तो हमारी स्प्रिंग टाइड में हमें हाईएस्ट टाइड नजर आते हैं। समझ में आ गया क्यों आ गया? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि मून भी पुल करेगा, सन भी आपस में पुल करेंगे, दोनों पुल कर रहे हैं तो हाई टाइड शो करेगी। ऐसे ही इसमें सन इधर से पुल कर रहा है, मून इधर से पुल कर रहा है, तो भी हाई टाइड हमें शो होगी यहाँ पे। बट वेन जब मून हमारा फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में होता है, मीन्स यहाँ पे और यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में होता है, तो हमें सबसे कम दिखती है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होता है, डायगनली अपोजिट हो जाते हैं। दे आर डायगनली अपोजिट बाय द ग्रेविटेशनल पुल, दिस इज कॉल्ड नीप टाइड। इसको हम नीप टाइड कहते हैं। डायगनली अपोजिट क्या होता है? ऐसे। सपोज ये हमने ये बनाया, तो डायगनल इज दिस, एक पॉइंट को अपोजिट पॉइंट्स को हम टच करें, सो दिस इज डायगनली अपोजिट, तो ऐसे ही हो गई ना इनकी पोजीशन, इसलिए सबसे कम दिखेगा हमें, और इसको हम कहते हैं नीप टाइड। High tides help in navigation. They raise the water level close to the shores. This helps the ship to arrive at the harbor more easily. The high tide also help in fishing. अब हाई टाइड में क्या होगा, पानी क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा। पानी ऊपर उठ जाएगा तो शोर्स के पास हो गया वो थोड़ा सा। High tides help in navigation. They raise the water level close to the shore. शोर के थोड़ा ऊपर उठ गए हम, तो पानी थोड़ा ऊपर उठ गया तो हम शोर्स के पास आ गए। समझ गए ना कैसे? तो आराम से हार्बर पे आ जाता है। नीचे है तो हमें थोड़ी दिक्कत होती है, अगर पानी बहुत ज्यादा नीचे हो जाता है तो। हाई टाइड हमें फिशिंग में भी हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि हमें ऊपर हो जाएगा पानी, फिशेस भी ऊपर आ जाएंगी इस वजह से। मेनी मोर फिश कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग हाई टाइड। क्यों? क्योंकि पानी ऊपर उठ गया, वो भी ऊपर आ जाते हैं शोर। अब सपोज ये लेते हैं ऐसे, आप ऐसे समझो, ये शोर है हमारा, पहले पानी यहाँ तक था, तो यहाँ अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, वी आर स्टैंडिंग हेयर, हम यहाँ पे हैं, दिस इज अस, हम यहाँ पे फिशेस ढूंढ रहे हैं। अब सपोज पानी का लेवल क्या हुआ, ऊपर हो गया, हमारा पानी यहाँ पे आ गया। अब हम आराम से हम फिश पकड़ लेंगे। यहाँ से हमें दिक्कत हो रही थी, नीचे को है, ऐसे ही हम ऐसे ही अब शिप, तो यहाँ पे फिशेस हम आराम से पकड़ लेते हैं। अब एक और वो देते हैं, अब सपोज यहाँ पे हमारा फिश, हमारे यहाँ पे शिप है, दिस इज अ शिप, ये यहाँ पे हमारा मूव कर रहा है, ये वापस आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है ये। वैसे तो शोर ऐसे नहीं होते हैं नॉर्मल, ऐसे जो शिप वाले हार्बर होते हैं वहां पे सैंड नहीं होता है, ऐसे है। एक आ रहा है हमारा यहाँ पे फिश, यहाँ पे आ रहा है शिप, एक हमारा ऊपर हो गया तो यहाँ पे आ रहा है, तो आराम हो गया उसको, शिप को। वी हैव टू गेट स्ट्रेट लाइन, आराम हो गया शिप को, आराम से वो आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ी दिक्कत होगी उसको, इस वजह से। Now this enables fishermen to catch plentiful catch। तो अब ऊपर आ गई, इसमें ओशन वाटर ऊपर आ गया तो आराम से वो फिशेस कैच कर लेंगे। इससे हम टाइड से हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। आप उसकी ना एक छोटी सी वीडियो है यूट्यूब पे, आप वो देख लेना, आपको एकदम अच्छे से क्लियरली अंडरस्टैंड, एकदम समझ में आ जाएगा। मैं आपको ये नहीं बता सकती कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे क्रिएट होगी, यहाँ पे ना जनरेटर लगा होता है, तो जैसे ही पानी नीचे जाता है ये घूमता है, ऊपर आता है तो फिर घूमता है, तो ऐसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। और अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप एक वीडियो देख लेना, उससे आपको पूरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब हम आते हैं ओशन, सॉरी, अब हम आते हैं ओशन करंट पे। हमने तीन चीजें देखी थी, वेव्स देख ली हमने, टाइड्स देख लिए, अब हम आ गए करंट्स पे। करंट क्या होता है? स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन ओशन सर्फेस इन डेफिनेट डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में जब पानी मूव करता है तो उसको हम कहते हैं करंट। हमें पता है डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करेगा और हर समय मूव करता है कॉन्स्टेंटली, ऐसा नहीं है कि विंड नहीं चल रही है तो वो नहीं मूव करेगा, वो करेगा मूव। नाउ द ओशन करंट्स में बी वार्म और कोल्ड। अब सपोज वो अगर एकदम ठंडे ऊपर है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, तो क्या होगा, ठंडा पानी होगा।
ऐसे ही अगर वो इक्वेटर के पास है तो वो गर्म होगा पानी, इतना तो अंडरस्टैंडिंग है कि इक्वेटर पे तो पानी क्यों गर्म होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल पे तो क्यों ठंडा होगा, इतना पता है ना। नाउ द ओशन करंट्स में बी वार्म और कोल्ड। जनरली द वार्म ओशन करंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के पास होते हैं वार्म, एंड मूव्स टुवर्ड्स द पोल। अब हमेशा आप ध्यान रख लो, वार्म, द वार्म ओशन करंट ओरिजिनेट इक्वेटर, वो हमेशा पोल्स की तरफ जाएंगे। वार्म अब होता है ना, सपोज आप किसी के हाथ बहुत ठंडे हैं, आप उसको टच करते तो आपको भी लगता है ठंडा हो गया और उसको लगता है कि गर्म हो गए हैं उसके हाथ। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमेशा जो एनर्जी है वो वार्म से ठंडे की तरफ जाती है। तो हमारे अगर हाथ गर्म है तो हमें ठंडे लगेंगे, और उसके हाथ ठंडे तो उसको गर्म लगेंगे। तो ऐसे ही ये ऐसे होता है, अगर वार्म करंट है तो वो हमेशा कोल्ड की तरफ जाएगी, और कोल्ड वार्म की तरफ आएगी। तो यही होता, कोल्ड करंट कैरी वाटर फ्रॉम पोलर और हायर लैटिट्यूड्स टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड्स। कोल्ड करंट क्या करती है, पोलर से कहाँ पे आती है, ट्रॉपिकल। क्या बताया मैंने कि ठंडा पानी कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। यहाँ पे ठंडा पानी कहाँ आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है। तो हमेशा जो ठंडा पानी है वो पोल से कहाँ जाएगा, ट्रॉपिकल या फिर इक्वेटर की तरफ, पोल से इक्वेटर की तरफ। यही कह रहे हैं वो, द कोल्ड करंट कैरी वाटर फ्रॉम पोल्स और हायर लैटिट्यूड, हायर ऊपर है हायर लैटिट्यूड, हायर लैटिट्यूड कैसे हो गया ऊपर, यहाँ पे 0 डिग्री होता है और ऊपर क्या होता है 90 डिग्री, ऐसे ही 90 डिग्री। तो हायर लैटिट्यूड्स में जा रहे हैं हम। द Labrador Ocean current is a cold current where the Gulf Stream is a warm current। अब देखो ये लेब्राडोर करंट, ये ऊपर से आ रही है तो ये कहाँ जा रही है, नीचे तरफ जा रही है। वैसे ही गल्फ स्ट्रीम वार्म है तो ये कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है। समझ में आ रहा है ये कि इक्वेटर से जो होती है वो ठंडे की तरफ जाती है, ठंडी नीचे ओशन इक्वेटर की तरफ आती है, वार्म की तरफ। तो इन्होंने एग्जाम्पल में दे रखा है लेब्राडोर करंट एंड गल्फ स्ट्रीम। एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ, दिस इज आर गल्फ स्ट्रीम, ऊपर जा रही है, ठंडे की तरफ जा रही है। लेब्राडोर हमारे ठंडे से गर्म की तरफ आ रही है। आपको बस ऐसे ही याद रखना है, ये हैंड्स वाला एग्जांपल याद करना है कि ठंड में हम ठंडे हाथ छूते हैं, अगर किसी के, अगर हम किसी को ठंडी चीज भी छू लेते हैं तो हम क्या, हमारे हाथ ठंडे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी ऐसे ही फ्लो करती है वार्म से कोल्ड की तरफ। एकदम जो गर्म होगी उसकी एनर्जी कहाँ जाएगी, कोल्ड वाले को जाएगी। Now the ocean current influence the temperature conditions of the area। अब आप ध्यान रखो, सपोज यहाँ से गर्म पानी जा रहा है तो ये एरिया भी थोड़ा गर्म हो जाएगा, यहाँ से ठंडा आ रहा है तो ये एरिया ठंडा हो जाएगा, ये एरिया गर्म हो जाएगा। तो बस यही कह रहे हैं कि जो ओशन करंट है इसकी वजह से हमारा किसको इफेक्ट पड़ता है, एरिया को भी, एरिया भी गर्म हो जाता है इस वजह से। Warm currents bring about warm temperature over land surface। The area where the warm and cold current meets provide the best fishing grounds of the world। अब जहाँ पे क्या होता है, सपोज ऊपर से मेरा क्या आ रहा है, कोल्ड करंट आ रहा है ऊपर से, दिस इज सी कोल्ड, एंड यहाँ से हमारा वार्म करंट आ रहा है। तो यहाँ पे जो ये एरिया होगा ये सबसे अच्छा फिशिंग ग्राउंड होता है। क्यों? क्योंकि ना ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंड है। तो फिशेस क्या प्रेफर करेंगी, अब ज्यादा ठंडे पानी से भी नहा सकते हैं, ज्यादा गर्म पानी से भी, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी अच्छा लगता है। तो वही फिशेस के साथ है, उसको भी नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी अच्छा लगता है। तो सबसे ज्यादा फिशिंग यहाँ पे ही होती है। This area where its warm and cold current meets also experience foggy weather and it makes difficult for navigation। अब एक जगह एकदम ठंडा चीज ले आओ, एकदम एकदम बहुत ज्यादा गर्म पानी, तो क्या होगा, फॉग, फॉग बनेगा हमारा। तो वही यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉग भी होते हैं और फिशेस के लिए भी बहुत अच्छी कंडीशंस होती हैं, आप फिशिंग कर सकते हो। तो seas around Japan and eastern coast of North America are such examples। अब नॉर्थ अमेरिका क्यों है, क्योंकि यहाँ से ठंडा पानी आ रहा है, गर्म पानी जा रहा है। ऐसी जापान, यहाँ पे यहाँ से गर्म पानी आ रहा है, यहाँ से ठंडा पानी आ रहा है। तो ये वाला रीजन और ये वाला रीजन इज द बेस्ट फॉर द फिशिंग, और बहुत ज्यादा फॉगी होता है ये। तो विद दिस अ चैप्टर इज कंप्लीट। आई होप यू कैन डू ऑल दिस बाय योर ओन। सो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो थैंक यू।